अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले मुमरा में स्टेडियम का प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद कचरा उठाने का जो काम था उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आने वाली 26 जनवरी से टोरेंट कंपनी अब मुमरा, कौसा, शील, दीवा इस पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभालने वाली है। दूसरी तरफ पिछले 1-1.5 साल से एक सुलगता सवाल इस शहर में हर जगह मौजूद है, कब्रिस्तान का। मुमरा हो, कौसा हो, कोई भी इलाका हो, कब्रिस्तान पर चर्चा हर जगह चलती है। तो कब्रिस्तान के स्लॉटर हाउस के आरक्षणों का फेरफार, उसमें किया गया घोटाले वाला जो काम है, इन तमाम मुद्दों पे प्राइवेटाइजेशन एक के बाद एक सेक्टर्स का, और उसके बाद कब्रिस्तान स्लॉटर हाउस घोटाला, क्या कहेंगे हमारे शहर के वरिष्ठ राजनेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर, टेक्सटाइल बोर्ड के एक्स चेयरमैन जनाब नईम खान साहब हमारे साथ हैं, और वो इन मुद्दों पर क्या विचार रख रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम आइए जनाब नईम खान साहब से बात करते हैं। जनाब नईम खान साहब, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पहली बार अपनी बात रख रहे हैं। हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। जैसे कि हमने बताया खान साहब, पहले स्टेडियम, उसके बाद कचरा, और अब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मीन्स हो गया है। LOI टोरेंट कंपनी को दिया जा चुका है। 26 जनवरी से कंपनी विधिवत अपना काम शुरू करेगी। तो कितना फायदेमंद है ये प्राइवेटाइजेशन मुमरा, कौसा के लिए, यहाँ के बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए? टोरेंट की मार भिवंडी में जिस तरीके से लोग झेल रहे, क्या मुमरा में उस तरीके से झेल पाएंगे? नहीं, मैं आपको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। आपने भिवंडी का नाम लिया क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था और मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे थे। भिवंडी के काफ़ी लोग आए हुए थे और रोना रो रहे थे टोरंटो के बारे में। अब टोरंटो किस हद तक है फ़ायदेमंद, मुझे नहीं दिखता कि मुमरा के लिए फ़ायदेमंद, क्योंकि मुमरा एक ऐसा शहर है कि कुछ कमाते भी हैं, कुछ बेकार भी हैं और कुछ गरीब भी। अब इनका जो लुब लुबाब है, जो पैसे वाले हैं वो ठीक है, वो भर जाएंगे, मगर जो गरीब है, जो सिर्फ एक बल्ब या एक ट्यूबलाइट, एक पंखा, एक टीवी, एट द मोस्ट एक फ्रिज ये चलाता है, उसको कम से कम 2000-2200 रुपये का बिल आएगा और हर आदमी चिल्लाने लगे। उनका ऐसा सिस्टम है कि आप बिल नहीं भरोगे तो आपका पूरा मीटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपके घर में लाइट नहीं रहेगी, ऑनलाइन भरिए, रिचार्ज करिए, नहीं तो पुलिस उठा के उसको बंद करो। मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये आमदान है 2009 से आया है, 2009 से आज 2019, 10 साल वो आमदार रहे। वो एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन नहीं। वो धंधा व्यापार करने आया था, जैसे ब्रिटिशर आए थे ना इस देश के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने के लिए, वैसे ये लूटने के लिए आए। इनकी नज़र में मुमरा अलग है, कलवा अलग। कलवा में टोरंटो नहीं है, मुमरा में टोरंटो है। मुझे अच्छी तरह याद, 2007 में विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। अस्पताल प्राइवेटाइजेशन, गरीब का सवाल ही नहीं रह गया, अब सब अमीरों का आ गया। प्राइवेटाइजेशन जो लेगा, चलाने लेगा, लाखों रुपये पे लेगा तो कमाने ही लेगा। स्लॉटर हाउस एक था, उम्मीद थी कि भाई मुसलमानों के नौजवानों को इसके अंदर काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, धंधा पानी करने को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? आज स्लॉटर हाउस का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। उन्होंने बिल्कुल 5 एकड़ ज़मीन उसमें अलग निकाल दी, स्लॉटर हाउस बंद हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई? अब हम लोग तो पॉलिटिशियन थे, मैं मेयर था, मेरे सामने DB प्लान आया, सब कुछ आया। आपको मैं बता दूं क्या, मित्थल के अंदर कम से कम 20 से 25 एकड़ का रिजर्वेशन। आपको सुन के तो हैरत होगी। उसके अंदर सब स्टेशन था, उसके अंदर आपका अल्लाह ने की दे शॉपिंग सेंटर था, उसके अंदर आपका कब्रिस्तान था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। आज DB प्लान के, मैंने वो DB प्लान देखा है क्योंकि डिस्कशन में जब डिप्टी मेयर और मेयर था तो 2-3 साल वो डिस्कशन में वो प्लान्स हमेशा आते रहे। आप यकीन करोगे आज मित्थल में रिजर्वेशन किधर है? जो था निकाल दिया, मनमाने तरीके से निकाल दिया, कब्रिस्तान निकाल दिया, सब निकाल दिया। और जहाँ तक मेरा आरोप है, जिस हिसाब से इनका बंगला है, वो आज अच्छे बिजनेसमैन वो जगह पे बंगला नहीं बना सकते। विवियाना मॉल के बिल्कुल पीछे अच्छे बिजनेसमैन, हम जैसे बाप दादा स्टैब्लिश जिन्होंने ज़िंदगी हो गई धंधा पानी करते हुए, नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि कहीं गिव एंड टेक का मामला। आज मुमरे का सत्यानाश हो गया।
और ये मित्तल, मेरा खुला आरोप है, ये मित्तल था तो रिजर्वेशन निकला। अगर ये अब्दुल गनी का होता, रफ़ीक कामगार का होता या नईम खान का होता, ज़िंदगी भर रिजर्वेशन निकलता नहीं और डल जाता। तो अब आप इनसे क्या उम्मीद करो। रहा साल ये लास्ट जो बचा था प्राइवेटाइजेशन लाइट का, आपको मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। काफ़ी 8-15 दिन से मीटिंगें चल रही है, लोगों से मुलाकात भी हुई, गवर्नमेंट ऑफिशियलों से भी मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। जब आमदार 2009 में आया, 8 के अंदर सिर्फ 7 करोड़ रुपया जो था वो एमएसबी का बकाया था, 7 करोड़। वो मुसलमान भर भी रहे थे, बेचारे मेहनत कर रहे थे, अपने अपने पैसे भर रहे थे। आज आपको सुन के हैरत होगी कि आज 450 करोड़ है बकाया। अब ये 450 करोड़ बकाया कैसे आया? लोगों की जिम है, दोस्ती है, यारी है, होटल है, सब कुछ है। 22 लाख का बिल आया, 7 लाख भर दो, 7 लाख भर दिया। बाकी वो जो कंप्यूटर से कम होना था वो कम नहीं हुआ। होटल का बिल 12-13 लाख रुपया है, 3 लाख भर दो, जो कम होना था वो नहीं हुआ। ऐसा बढ़ते बढ़ते और ये जाके सीधा 4.5 करोड़, 4.5 हो गया। इतना डिप। तो सरकार भी क्या करे, इन्होंने बिल फाड़ दिया। मैंने अभी इनका फेसबुक पे एक इंटरव्यू देख रहा था, बिल फाड़ दिया कि बीजेपी हुकूमत ने किया। बीजेपी को करना होती तो 15 में कर देती, 16 में करती, 17 में करती, आज क्यों कर? आज नहीं करती। और मैं आपको बताता हूँ, सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो लोकल एमएलए और एमपी की एनओसी लगती है। तो जब तक लोकल एमएलए एमपी अगर उसको एनओसी नहीं देता है तो सवाल ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता, कोई नहीं सकता। इनके जितने लोग हैं सब एमएसबी में थे। एनसीपी के नॉर्मल काफी लोग कार्यकर्ता जो बिल्कुल एमएसबी चला रहे थे, ठेकेदार बने हुए थे, लूट रहे थे। आपको क्या चाहिए ले लो, क्या मीटर रजिस्टर है, पीडी करा लो, मीटर बाहर कर लो, ये सारी। नंबर 2, आपको सुन के रहते होगी, मेरी पुलिस मीटिंग के अंदर ये बात हुई थी। मैंने कहा साहब कहीं ना कहीं इसके जवाबदार आप लोग भी हो। जो इतना बड़ा मार्केट यहाँ है, जो आज बल्ब चल रहा है, ये किसकी मेहरबानी है? चुप हो गए, पुलिस वाले इसका जवाब नहीं दे सके। वो भी इन्हीं की पार्टी के लोग थे। इन्होंने, इनका एक एम था, मुमरा में चोर होए, डाकू होए, ड्रग्स होए, प्रोस्टिट्यूशन होए, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, कुछ है, इससे इनको कोई मतलब है। इनका एक थिंकिंग था कि मेरे को हर आदमी का वोट चाहिए। ये फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी इनके साथ तो बातचीत होती, मेरे पुराने मिलने जुलने वाले आदमी थे। क्या इनको जो था वो वोट चाहिए, इनसे कोई मतलब। आप कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, मौलाना को पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। कभी कभी बोलते थे कि यार तुम्हारे मौलाना को लाखों रुपया देना पड़ता है स्टेज पे, क्योंकि अच्छे टर्म्स होते तो आदमी बहुत खुली किताब करके बात करते। अच्छा खान साहब, मुझे एक बात बताइए, ये 10 सालों का लेखा जोखा जिस पर आप बात कर रहे हैं, इन 10 सालों में विधायक जितेंद्र आव्हाड का ये दावा था कि मुमरा कौसा की बिजली आपूर्ति का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, केबल है, सीटीबीटी बॉक्स है, फीडर पिलर है, एसटी कंडक्टर है, एसटी कंडक्टर है, इनकम्बर्स है, पोल्स है, केबल्स है, उनके ये सारा सुधारने के लिए 40-45 साल से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, ऐसा कहकर ये सुधारने के लिए लगभग इन 10 सालों में 100 करोड़ की निधि मैंने लाया, तो उसके बावजूद फिर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, मैंने आपको एक बात बताया, 100 करोड़, ये तो बहुत सारे करोड़ लेकर आ गए मुमरा में जी, बहुत सारे करोड़ लाए इन्होंने। 100 करोड़ लाए, आज तक पानी ही नहीं लेकर आए जी, जबकि मुमरा में पानी की सब में बड़ी तकलीफ है। जुमा, शनिचर, इतवार तो पानी नहीं, आज भी 3 दिन नहीं, आज भी 3 दिन, 4-7 दिन में 3 दिन। पर जो मैं मेयर था 27 इंच की लाइन लाया पानी की, वही लाइन चल रही है, उसके अलावा कोई नई लाइन। आप 10 साल के अंदर पानी क्यों नहीं लाए? दूसरे आप बात करते हैं, तटकरे साहब जो थे ऊर्जा मंत्री थे, मेरे भी अच्छे ताल्लुकात थे उसी ज़माने में। उन्होंने ये बताया कि भाई मैंने पूरा ऑन द होल जब यूजा मंत्री थे, पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी पैसा दिया। और जैसे आपने बताया ना, पोल भी बदली होंगे, ये भी बदली होंगे, क्या बदली हुआ? कुछ बदली हुआ? उसके बावजूद लोगों की शिकायत है ना, केबल जल जाता है, नहीं तो कुछ ट्रांसफार्मर बर्स्ट होता है, ये जाता है, वो अरे आप बीमार को इंजेक्शन दोगे जी तो होगा, मगर उसका कंप्लीट इलाज करोगे तो तंदुरुस्त होगा। कल यहाँ वक्त इलाज है, ये हो गया, वो हो गया, ये ट्रांसफर में वो निकाल दो, ये डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और जो मैंने बोला एडजस्टमेंट है, वो किधर जाएंगे? आज इनके देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से, क्योंकि आपके ने भी इन काफ़ी लोगों का, एनसीपी के लोगों का इंटरव्यू लिया है, आपके माध्यम से एक बात बता, इनका एक ही सवाल रहता है इनके लोगों के, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे।
हम उनके एक कलवा मुमरा के अध्यक्ष हैं, वो तो हमेशा बोलते हैं मेरी लाश पे से जाओगे, मैं घासड़ जला के जल जाऊंगा। तो यार मुमरा बलिदान मांग रहा है, एक आध दिन कर लो ना, तो अपने शहर के लिए बलिदान, अपने शहर के लिए बलिदान दे दो, कर डालो। कम से कम 10-12 लाख आदमी सुकून से तो रहेगा। बोलो तो करो। मगर वही अब इतने आंदोलन किए इन्होंने 10 साल में, हिस्ट्री है मेरे पास एक एक चीज़ की, कभी फ़ायदा हुआ क्या उससे? अभी एक नगर सेवक है जो मेरे बेटे के साथ में है, अपने आप को बड़ा नगर सेवक बनाते हैं। अब हम पानी का आंदोलन किया, 200, 250, 300 आदमी उन्होंने जमा किए, औरतें भी हुई, वाह भी हुई, ह्यूमन चेन बनाए थे। हाँ ह्यूमन चेन बनाए थे, सब बनाए थे। पानी तो किधर चालू नहीं हुआ, वही 3-4 दिन पानी आपको मिलता नहीं। जुमेरात से बंद होता है, जुमेरात को दिन भर आप वही पानी इस्तेमाल करिए। जुमेरात की रात, जुमे की दिन, जुमे की रात, शनिचर का दिन, शनिचर की रात, फिर जाके इतवार को आपको पानी मिलता है। लोगों का जुमा है, लोगों को नहाना है, धोना है, वुज़ू करना है, सब कुछ करना है, और उस पर बड़ा अफसोस के साथ होता है। कुछ मौलाना इनका खैर मकदम करते हैं, हमारी कौम को यानी और पीछे ढकेल रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है। अच्छा खान साहब, ये कब्रिस्तान का एक मुद्दा जो है पिछले साल 1.5 साल से जो है बहुत ही मतलब एकदम बर्निंग इशू चल रहा है शहर के अंदर। अब यूडी का 15 जनवरी 2013 का जो रिजर्वेशन था, जो कि ठाणे मनपा की महासभा में प्रस्ताव पारित करके वो यूडी के पास भेजा गया था, यूडी ने उसको सैंक्शन दिया। यूडी के सैंक्शन के बाद उस पर 13 से लेकर के 17 तक कोई काम नहीं हुआ। 18 में अचानक वो रिजर्वेशन की जगह बदल करके वो स्लॉटर हाउस वाले रिजर्वेशन पर चला गया। इसमें मैं एक टेक्निकल जानकारी लोगों के लिए, आपको सदन का अनुभव है, आप मेयर रह चुके हैं, आप पीठासीन अधिकारी के तौर पर जो है राजदंड हाथ में रख करके आपने सभागृह चलाया है। बिल्कुल। तो महासभा की मंजूरी के बगैर और उस पर राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर ऐसा आरक्षणों में फेरबदल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, और नहीं करने के बाद मैंने उसको रिजर्वेशन निकाला जा सकता। आप समझिए, ये बहुत समझने की बात है जी। रिजर्वेशन मैं आपका निकाल सकता हूँ, सीएम को कॉन्फिडेंस में लेके या असेंबली को लेके रिजर्वेशन निकाला, तो मैंने आपको बताया ना बदले में क्या मिला। आज रिजर्वेशन क्यों निकाला गया, रिजर्वेशन चेंज करने का सवाल क्यों आया? एक बात बताइए, मित्तल किसका ग्राउंड है? ओपन ग्राउंड है। अगर आपने वहाँ कब्रिस्तान दे देती, शियाओं का है, इनका उनका, आपको ऑल ऑफ अ सडन चेंज करने का मतलब क्यों है? क्या मकसद है उसका? क्या मकसद है? आपने यहाँ पर स्लॉटर हाउस की भी सत्यानाशी कर दी, 5 एकड़ आपने ज़मीन दे दी, उसके अंदर आपको फ़ायदा क्या मिला? इतना दूर मिला, कौसा के हद में मिला, मुमरे के हद नहीं है। एक अगर हम जानते हैं, मेरे यहाँ 70-80 मैयतें महीने की आती हैं अमृतनगर कब्रिस्तान के अंदर। आज जगह की वहाँ पर बहुत तंगी है। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, आज वो जो ओपन स्पेस है उसको मैंने कब्रिस्तान के लिए मांगा है। अब आप उसमें गार्डन बना के क्या करोगे? गार्डन बना के 5-10 करोड़ का आपने वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, थ्रो करोगे। इससे बेहतर है कि आप मुसलमानों को वहाँ तो नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दे सकते, तो कम से कम यहाँ दे दो। ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हो आप? आपने ऑब्जेक्शन नहीं लो ना, हमने मांगा और कलेक्टर ने हमसे अहवाल मांगा है। कलेक्टर ने यहाँ तलाटी इन लोगों से अहवाल का है, अहवाल दे दो और एक कॉर्पोरेशन को ऑर्डर किया, काम रोक दो। काम रुका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब रिजर्वेशन कहीं होता है, आप किसी को प्लीज़ कर रहे हो, गिव एंड टेक का मामला, आप क्यों प्लीज़ करो, ये बताओ ना मेरे। अच्छा खान साहब, कुछ दिन पहले इसी स्लॉटर हाउस की जगह पर जो कब्रिस्तान बनाने का दावा किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ उलमा लोग गए थे, उन लोगों ने वहाँ का सर्वे वगैरह किया। तो इन उलमाओं का कहना है कि आज कौसा कब्रिस्तान के जो हालात है उसको देखते हुए, जो लाशें अधगली निकल रही है उसमें से, उसको देखते हुए हमें कहीं भी मिल जाए, स्कूल की भी ज़मीन पर मिल जाए, स्लॉटर हाउस की ज़मीन पर भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, हम कब्रिस्तान ले लेंगे। तो उलमाओं का ये बोलना कहाँ तक ठीक है आपके नज़रिए से? देखिए, वो सब में पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मुमरे के बारे में जानते कितना उलमा लोग जो ये बातें कर रहे हैं जी, उन्हें तो आना है, आए, मैसेज पहुँचाना लेकिन मैसेज पहुँचाने की जगह पॉलिटिक्स में ज़्यादा होगा, राजनीति में ज़्यादा होगा। ज़मीनें मुमरा में बहुत हैं, मगर सब इंक्रोचमेंट किया। आज तो आपको अगर गटर भी दिख जाए ना, तो आप थोड़े दिन में देखो कि दुकान बन जाएगी। और अगर उसकी आप कंप्लेंट भी करो तो दुकान तोड़ने के लिए भी अगर कॉपरेशन है तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है।
मैंने आपको उनकी एक थिंकिंग है ना कि मुझे हर आदमी का वोट चाहिए, मेरे को तेल लगाने गया, आप लोग लड़ो झगड़ो, 151 में बंद हो, 307 में बंद हो, 324 में बंद हो, मेरे को कोई कंसर्न नहीं। बल्कि हाँ, उनके आप थोड़ा खिलाफ बोलते हो तो ज़्यादा बंद करा दो, ज़्यादा बंद करा। ज़्यादा रिमांड करवा दो, बेल एप्लीकेशन कैंसिल करा दो। हर नौजवान बच्चा इस वक्त डरा हुआ है। ये कोई भीड़ इनकी नहीं है, डर है। डर है। 19 में मैं बताऊँगा आपको ये डर कैसा निकलेगा। डर की राजनीति चल रही है। डर की राजनीति, इनके बड़े बड़े डरे हुए। तो एक तरफ खान साहब प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, एक तरफ आरक्षणों का, कब्रिस्तान, स्लॉटर हाउस, जो मुस्लिम कौम की बहुत बेसिक जरूरत की चीजें हैं, उनमें घोटाले किए जा रहे हैं। और ऐसे में फिर भी मुमरा कौसा तकरीबन 10 से 12 लाख की आबादी वाला शहर कहलाया जाता है, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका कहलाया जाता है। उसके बावजूद यहाँ की मुस्लिम कौम में इसको लेकर के कोई ज्यादा हलचल नहीं दिखती। तो क्या मतलब लोग बेहिस हो चुके हैं, या उन्हें अपने हक की कोई फिक्र नहीं है, या वो अपने हक के लिए बोलने से डर रहे हैं इस डर की राजनीति की वजह से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दो चीज़ का डर होता है। एक तो किसी को पैसा मिल रहा है, अगर वो लिफाफा बंद हो जाए तो वो एक डर होता है। और दूसरा डर ऐसा होता है कि भाई अगर मैं बोलूँगा तो खाली मुसीबत में मैं फंसा रहूँगा। कौम के लिए बोलना, इंसान को डरना नहीं चाहिए। अच्छा खान साहब, आखिर में इस पूरे माहौल में मुमरा कौसा का माहौल जो है दिन ब दिन सेंसिटिव होते जा रहा है। कब्रिस्तान, स्लॉटर हाउस का इशू, अब बिजली का प्राइवेटाइजेशन, तो क्या आवाम को अपील करेंगे आप, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं तो आवाम को एक चीज़ बोलूँगा, क्या हमेशा है, सोच बदलो, आपका देश बदली होगा। आप सोचिए कि आप किधर खड़े हैं, आपके इधर क्या क्या हो रहा है, आपको क्या सुविधा मिल रही है। इंसान को क्या चाहिए? मुसलमान को आज क्या चाहिए? सुकून की ज़िंदगी चाहिए, लोड शेडिंग नहीं। आपने 10 साल में कितनी लोड शेडिंग देखी, आपने कितनी मुसीबतें देखी, कितनी परेशानियाँ देखी, सिवाय मुसीबत परेशानी के और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ कौम को सोचने की ज़रूरत कि आज आपके बच्चे, आज आपकी बहनें, आज आपकी माएँ रोड पे चल रही हैं, और आप एक अच्छा काम करो। मैं आपको हिंदुस्तान रिपोर्टर को मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम आप मुमरे के लोगों को जागरूक करो, और आप इतना अच्छा काम करो। जो सच्चाई है वो सच्चाई बयान करो, जो सच्चाई है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक मास अपनी एक कौम एक जगह रहती है। मैं तो साफ कहूँगा कि 19 में बदलो, आप खुद देखोगे कि मुमरा क्या है। क्या बदला? ये आपसे वायदा।